मीडिया साइकोलॉजी का लास्ट ब्लॉग है, ब्लॉग 5। इसमें बस एक ही यूनिट है, मीडिया और शिक्षा। शिक्षा के विकास में मीडिया की भूमिका। तो मीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे आप अभी भी पढ़ रहे हो तो मीडिया के थ्रू ही पढ़ रहे हो ना। जनसंचार मीडिया जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा आदि को जनसंचार मीडिया की कैटेगरी में माना गया है। इनका उद्देश्य था मनोरंजन का, लोगों को एंटरटेन करने का, लेकिन इसका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हो, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, कॉमेडी देखते हो, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको जब ज़रूरत होती है आप शिक्षा के लिए भी आते हो। तो इसी चीज़ के बारे में मीडिया को बताया गया है कि ये तो था मनोरंजन के लिए। ये वेबसाइट आई थी, जो भी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लेकिन इसका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में भी करने लगे। मीडिया लोगों को जागरूक करता है और समाचार और समसामयिक मामलों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो विज्ञापन, फैशन, व्यवहार, युद्ध, आहार, राजनीति, मौसम, है ना, वेदर के बारे में जानने के लिए, हेल्थ के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं, जानना चाहते हैं, पर उनके पास साधन नहीं हो पाता है। जैसे कि कोचिंग सेंटर हो गया, कोई कोर्स करना है उनको तो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उतना हम दे नहीं पाते हैं। और कभी कभी दूरी भी होता है, कहीं हमको दूर जा कर के कोर्स करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कोई भी चीज़। कुकिंग को भी आप ले सकते हो इसमें। तो और टाइम भी बहुत लगता है, हम लोग इतने बिजी हैं आजकल कि मतलब इतना टाइम निकाल पाना किसी के लिए अलग से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस क्षेत्र में भी मीडिया, यूट्यूब, इंटरनेट, ये सब जो है, इंस्टाग्राम, इन सब का सहारा लेकर के हम इजीली सीख सकते हैं। मीडिया द्वारा उत्पन्न ज्ञान का अंतर। तो मीडिया के द्वारा जो ज्ञान मिलती है और जो हम ऐसे फिजिकली हम कहीं जा कर के सीखते हैं, उसमें अंतर दिखलाया गया है कि अध्ययनों से पता चलता है कि मीडिया समाज के विभिन्न भागों के बीच ज्ञान के अंतर को पैदा कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की दुर्गमता के कारण डिजिटल कुशल उपयोग नहीं कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इंटरनेट को हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग माना गया है आज के युग में, क्योंकि यह ज्ञान प्रसार के लिए उपयोगी है। लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें संचालनात्मक बाधाओं, तकनीकी जटिलता और अंग्रेज़ी भाषा पर कम पकड़ है, ज़्यादा अच्छे नहीं है उसमें। तो इसी कारण सिस्टम को चलाना और उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समाज के अधिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जो कम कम आमदनी होती है उनकी, तो उनकी जो इन सब में अवसर तक पहुंचने की और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता तो है, मतलब पहुंच नहीं पाते हैं। ज्ञान की कमी, भाषा की कमी, अंग्रेजी भाषा की कमी, इन सब की वजह से भारत एक डिजिटल राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। स्कूल, कॉलेज, आजकल सब जगह ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं, स्कूल फीस भी ऑनलाइन भराती है। यहाँ आपको तो पता ही है कि ये इग्नू में जो भी है, हर फॉर्म ऑनलाइन ही भराता है। एडमिशन फॉर्म हो, री रजिस्ट्रेशन हो, एग्ज़ाम फॉर्म हो, कुछ भी हो, हर काम ऑनलाइन किया जाता है। तो इन सब के लिए डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और फिर हम देख लेते हैं शिक्षा क्षेत्र में दृश्य, श्रव्य, सहायक सामग्री। अच्छा, दृश्य श्रव्य का मतलब होता है जैसे कि हम टीवी पर कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम देख करके सीख रहे हैं, है ना, तो उसी को दृश्य मतलब नज़ारा, पिक्चर। ठीक है, तो मीडिया पे ऐसे हम यूट्यूब पर देख रहे हैं कोई चीज़, या फिर हम किसी वेबसाइट पर हम उसको देख करके पिक्चर के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में समझना बहुत आसान हो जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट होता है, मतलब हमको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। अकॉर्डिंग टू हम जब ऐसे पढ़ते हैं बिना पिक्चर के, बिना किसी फ़ोटो के। अच्छा, कक्षा में यूट्यूब, इस पर छोटा सा ये बनाया गया है क्या यूट्यूब किस लिए उपयोगी है, कैसे ये काम करता है। जैसे कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना, फास्ट स्पीड कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका साउंड कर सकते हैं। अगर हमको देखना हो फिर से इस वीडियो को, कुछ समझ नहीं आया तो हम फिर से बैक आकर फिर से रिप्ले कर सकते हैं, है ना। या फिर आपको किसी नोट्स को बनाना है तो हम वीडियो को रोक करके बना सकते हैं, नोट्स को लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं सीखने के लिए। पर ऐसे आप कोई लेक्चर ले रहे हो
कोई क्लास ले रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। फिजिकली जब हम ऑफलाइन लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं हो पाता कि हम टीचर को बोलेंगे सर 1 मिनट रुक जाइए, हमको थोड़ा लिखना है, या फिर इस चीज़ को दोबारा बोले तो सर एक बार और बोलिए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी मीडिया और यूट्यूब जो है बहुत उपयोगी है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये तो हम पहले देख ही थे। वहीं ये रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसकी सहायता से भी हम पढ़ सकते हैं। प्रिंट मीडिया भी हम पहले यूनिट्स में पढ़े हैं। समाचार, न्यूज़पेपर, ये सब जो भी है प्रिंट मीडिया में आती है वही है। ऑनलाइन वर्चुअल लर्निंग, अच्छा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सिंग, इसको मुक भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 2009 में सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था, जैसे सबको समान शिक्षा मिल सके। यह इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न शोध और शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ता है। मुख्य न केवल शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि इससे 2022 तक लगभग 500 मिलियन लोगों के व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने की अपेक्षा भी है। इसने अपने नवाचारी पाठ्यक्रमों के कारण लोकप्रियता हासिल की है। ठीक है, मूल के कुछ लाभ है। व्यक्ति अपनी नौकरी या अध्ययन जारी रखते हुए अपनी रुचि के क्षेत्र का अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा, विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमियों के व्यक्ति आकर और बिना किसी भौतिक दूरी की बाधा के मुख में शामिल हो सकते हैं। मुख आपको स्व अधिगम की अवधारणा को पहचानने और स्वीकार करने में मदद करता है। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना भी इसको कहते हैं। वे एक शिक्षार्थी और प्रशिक्षण के बीच आमने सामने अंतःक्रिया प्रदान करने में विफल रहते हैं, जिसके बहुत सारे लाभ होते हैं। वे पारंपरिक कक्षा शिक्षण वातावरण को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। वे कक्षा के वातावरण की तरह अंतःक्रिया नहीं हो सकते। मूल उन पाठ्यक्रमों के लिए सर्वोत्तम नहीं है जहां प्रयोग के लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। और दूसरा आता है स्वयं। अच्छा, स्वयं एक ऐप है, स्वयं स्टडी, इसको वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरी माइंड्स, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शुरू किया गया है। यह एक कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य उन छात्रों के लिए डिजिटल विभाजन को पाटकर सभी लोगों को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन प्रदान करना है, जो पहले भारत में डिजिटल क्रांति से अछूत रहे हैं। जैसे कम आर्थिक वाले लोग है ना, तो मतलब उनके पास उतनी साधन नहीं होती है ना, मोबाइल फ़ोन भी उनके पास बहुत मुश्किल से आ पाता है क्योंकि आमदनी कम है। तो उनके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया। यह मंच शिक्षा नीति के 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पहुंच, गुणवत्ता और समानता है ना। उनके यहाँ पहुंचना, इसमें कुछ गुण है जो उनके लिए ज़रूरी है, समानता, इक्वालिटी है ना। प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में स्कूल स्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है। ये निःशुल्क है, फ्री है। स्वयं पर आयोजित किए गए पाठ्यक्रम 4 चतुर्थी भाग दृष्टिकोणों का उपयोग करके ई सामग्री की स्मार्ट डिलीवरी प्रदान करता है। पहला है वीडियो व्याख्यान, दूसरा है विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड भी कर सकते हैं हम, है ना। प्रश्नोत्तरी, नियत कार्य और टेस्ट के माध्यम से स्व मूल्यांकन, परीक्षण और शंकाओं को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच। दूसरा आता है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन। यह उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले अंतःक्रियात्मक पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्र द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसका लक्ष्य है सामग्री का निर्माण करना, जैसे बुक वगैरह को सामग्री कहते हैं, तो उसका निर्माण करना, शोध और विकास के लिए कम लागत वाली पहुंच और उन शिक्षा संस्थानों में ई लर्निंग सुविधाएं प्रदान करना। ई लर्निंग मतलब इंटरनेट के थ्रू आप जो भी सीखते हैं उसको कहते हैं।
इसमें साक्षात आती है, स्पोकन आता है, टॉक टू अ टीचर, ए व्यू, फोसी। अच्छा, इसको थोड़ा देख ही लेते हैं कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। अच्छा, इसमें कुछ वर्चुअल लैब्स और फोशी आते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। साक्षात, यह एक सामग्री सलाहकार समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इसमें इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नियोजन, इन सब विश्वविद्यालय को शिक्षित किया जाता है और संस्थानों को चलाया जाता है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, इन सब को, है ना। प्रतिनिधि शामिल है। इसे 2006 में शुरू किया गया था और इसमें एक संघ है, ई बुक्स, ई जनरल, ई लर्निंग, है ना, डिजिटल संग्रह। इंटरनेट के थ्रू हम इस पर जा सकते हैं, वेबसाइटें होती हैं इनकी अलग अलग। ओपन सोर्स मटेरियल के साथ डिज़ाइनिंग लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल स्पोकन ऐप्स, ये सारी, फिर स्पोकन ट्यूटोरियल। यह एक शैक्षणिक पोर्टल है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में मुफ्त तो यही सब चीज़ें दी गई हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को देख लेते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये होता है, जैसे ई लर्निंग वाला हो गया ऐप आपका इग्नू में भी बहुत सारे ऐप आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन बैंक हो गया, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, ऑडियो बुक्स हो गए, भाषण सामग्री, जनरल प्रश्न पत्र, सिमुलेशन टूल्स, थीसिस, रिपोर्ट्स, जितने भी इस तरह की स्टडी से रिलेटेड जो भी सामग्री होती है वो सब उसमें आती है। कोविड-19 के बाद तो सब चीज़ ऑनलाइन ही हो गया है, तो इसलिए इस डिजिटल लाइब्रेरी का भी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी काम पड़ता है। अर्पित शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशन कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन, ये लास्ट है इसका। इसमें ई पाठशाला आता है। ई पाठशाला को एनसीईआरटी को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए समान गुणवत्ता वाले समवेशी शिक्षा और आजीवन सीखने की पेशकश और डिजिटल विभाजन को पाटकर दीर्घकालिक, टिकाऊ और विकास को प्राप्त करना है। इस उपभोक्ता मैत्रीपूर्ण यूजर्स को उपयोग करने के लिए मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से किया जाता है, कहीं भी हम देख सकते हैं। इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जैसे ई बुक्स में उपयोगकर्ता करने, चयन करने, जूम कर सकते हैं हम इसको, बुक मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट करके नेविगेट करना, साझा करना, एक दूसरे से बांटना या फिर शेयर करना, ये सब चीज़ें उपलब्ध है। नोट्स बनाना, ये सब। स्वयं ऐप, जैसे कि पिछले खंडों में सेम थिंग रिपीट किया हुआ है। इग्नू स्टूडेंट ऐप, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इग्नू स्टूडेंट है तो इसमें आप री रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। शिक्षा के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली तकनीकी और मीडिया पर फिर से ध्यान केंद्रित करना। किसी भी पाठ्यक्रम का सार अधिगम की गतिविधियों का संगठन है जो छात्रों को कुछ अधिगम के परिणाम तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसका कोई अनूठा नुस्खा नहीं है और कोई ना गारंटी दे रहा है कौन सा मीडिया सबसे कमज़ोर रहेगा, कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम सबसे अधिक प्रभावी होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है और संप्रेषित किया जा रहा है, मतलब बतलाया जा रहा है, वह छात्रों के लिए पर्याप्त स्तर की कठिनाई वाला हो रहा है या नहीं। ठीक है, यह उनके संदर्भ से संबंधित होना चाहिए क्योंकि यह लर्निंग को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बनाता है। एक ठोस अधिगम उद्देश्य को लक्ष्य साधने वाले इन घटकों में से कुछ की इस पिक्चर में बताया गया है, विशेषकर कोविड-19 जैसी बलपूर्वक लादी गई स्थितियों के दौरान अधिक सहायक और महत्वपूर्ण है।
इसके कुछ संदर्भ दिए हैं, जैसे शिक्षार्थी के लक्ष्य है, मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या पढ़ना है। अभी हमारे एग्ज़ाम्स जैसे आ रहा है तो हमको कौन सा कोर्स करना है, किस वेबसाइट से करना है, किस चैनल से करना है ना, ये सब बातें। दैट्स इट। और हमारा पूरा ब्लॉक ख़त्म हो चुका है। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर अदृश्य वेब पर सहायक सामग्री के लाभ और हानि क्या क्या है, यूट्यूब से कक्षाओं को कैसे बदला जाता है। तो जैसे हम लेक्चर को स्किप नहीं कर सकते हैं, उसमें जैसे हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम टीचर से बार बार कंप्लेन नहीं कर सकते ना, टीचर पीट देंगे धर के। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं।